हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशनर्स एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये एक तरह की आपकी रिवीजन सीरीज़ है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये कमेटीज़ और कमीशंस जो थे वो डिस्कस किए थे, डिटेल में डिस्कस किए थे। अब रिवीजन करने का जो टाइम है वो अब आ गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 90 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमीशन कमेटियाँ जो शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले जो कमीशन और कमेटियाँ थी एजुकेशन के रिलेटेड, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1835 में वेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ये आपने याद रखना है। तो 1835 में लॉर्ड मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो आपको पता होगा, लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि जनसाधारण को शिक्षित करना जो है वो असंभव है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करना संभव है जो रूप और रक्त से तो भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों और नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। वे शिक्षा धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचानी है। तो ये किसने कहा था? ये लॉर्ड मैकॉले ने कहा था। आपको इतना पता होगा कि अनुदेशन के माध्यम में मैकॉले ने अरबी और संस्कृति की अपेक्षा अंग्रेजी अधिक उपयोगी है, ये कहा था उन्होंने। अपनी इसकी विशेषताएं थी किसकी? लॉर्ड मैकॉले प्रारूप की। ये आपने याद रखना है। तो लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, ये आपने याद रखना है। और उन्होंने क्या कहा था कि जनसाधारण को शिक्षित करना तो असंभव है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करना संभव है जो रंग, रूप और रक्त से तो भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो, और वे शिक्षा धीरे धीरे जनसाधारण तक पहुंचानी है। तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह नेक्स्ट पे बात करते हैं 1854 में कौन सा वुड्स डिस्पैच जो था वो कब आया था? वो 1854 में आया था। तो वुड डिस्पैच जो है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। वुड्स के डिस्पैच जो थे वो उसकी जो मुख्य सिफारिशें थी वुड डिस्पैच की, वो क्या क्या थी? उसमें बोला गया था कि भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार ने स्वीकार स्वीकार करे। और श्री वुड ने संस्कृति, अरबी और फारसी की उपयोगिता को पहचाना, परंतु अनुदेशन माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। किसने? वुड डिस्पैच ने। तो ये आपने याद रखना है। वुड डिस्पैच जो था वो कब आया था? वो 1854 में आया था। उसी तरह नेक्स्ट में हम बात करते हैं स्टेनली डिस्पैच जो था। स्टेनली डिस्पैच जो था वो कब आया था? वो 1859 में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हंटर आयोग, पहला भारतीय शिक्षा आयोग जो था वो कब आया था? 1882 में, 1882 में आया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपने याद रखना है, उसे हंटर आयोग, हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। कब आया था? 1882 में आया था। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882, तो ये आपने डेट भी याद रखनी है, 3 फरवरी 1882। 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग जो था उसकी नियुक्ति की गई थी। इस आयोग को मुख्यतः हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग में 20 सदस्य थे, उनमें से कुछ भारतीय थे। भारतीय कौन कौन थे? सर सैयद महमूद थे, हाजी गुलाम थे, आनंद मोहन वसी थे, पी रंगानंद मुदालियर थे, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर, भूदेव मुखर्जी, ये जो थे वो इस आयोग के भारतीय सदस्य थे जो कि भारतीय थे।
तो ये आपने याद रखना है। और इस आयोग के, हंटर आयोग के जो मुख्य ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे, वे क्या थे? हंटर आयोग की जो नियुक्ति थी वो मुख्यतः 1854 से लेकर भारत में शिक्षा प्रगति का पुनरावलोकन करना तथा सुधार के सुझाव देना था। ये आपने याद रखना है। तो हंटर आयोग को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था किस वर्ष में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 1902 में आया था। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा 27 जनवरी 1902 को नियुक्त किया गया था। 27 जनवरी 1902 को नियुक्त किया गया था ताकि वे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और सुधार को सुझाव दे। दो भारतीयों गुरदास बनर्जी और सैयद हसन विलग्राम को आयोग में शामिल किया गया था। इसकी मुख्य जो सिफारिशें थी वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की, वो क्या-क्या थी? कि कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित ना किया जाए। वर्तमान में विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद तथा पंजाब को शिक्षा संस्थाओं के रूप में पुनर्गठित किया जाए। तो ये कुछ सिफारिशें थी। एक सिफारिश और थी कि बीए का जो कोर्स है वो बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाए और इंटरमीडिएट को हटा दिया जाए। तो ये जो थी वो मुख्य सिफारिशें थी किसकी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की। उसके बाद हम बात करते हैं गोखले बिल के बारे में। गोखले बिल जो था वो कब आया था? 1911 में आया था। इसमें क्या बोला गया था? इसमें प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ने 16 मार्च 1911 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा था। गोखले प्रस्ताव बिल के जो महत्वपूर्ण सुझाव थे वे क्या थे? कि 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो। प्राथमिक शिक्षा का जो व्यय है वो प्रांतीय सरकार और स्थानीय निकायों को 2:1 के अनुपात में वहन करना चाहिए। तो ये कुछ सिफारिशें थी गोखले बिल की। कब आया था? ये 16 मार्च 1911 को। नेक्स्ट है, उसके बाद हम बात करते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है इसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में ये आया था। अब इसको थोड़ा हम डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, की जो नियुक्ति थी वो भारत सरकार द्वारा लीड विश्वविद्यालय के उपकुलपति माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में की गई थी। सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और प्रोफेसर रामसे मयूर जो थे वो इस आयोग के भारतीय सदस्य थे। तो ये आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी सिफारिशें मेनली माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर थी। इनका फोकस था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में आयोग ने कई सुझाव दिए थे, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की जो संख्या है बढ़ जाने के कारण उस भार को कम करने के लिए एक आयोग ने ढाका में यूनिटरी विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। आयोग ने अनुभव किया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षा साधनों का पुनर्गठन किया जाए तथा उसे एक अध्यापन विश्वविद्यालय केंद्र बनाने की सिफारिश भी की थी। स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। ये भी तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया था। अध्यापकों का प्रशिक्षण के ऊपर भी इन्होंने बल दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं हार्टोग कमेटी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हार्टोग कमेटी जो थी वो किस वर्ष में आई थी? तो हार्टोग जो कमेटी थी वो 1929 में आई थी। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह सप्रू कमेटी की बात करते हैं। सप्रू कमेटी वर्ष 1934 में आई थी। वर्धा प्रस्ताव जो था वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था 1937 में। बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। तो ये आपने याद रखना है। वर्धा जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा लाया गए थे? वो महात्मा गांधी द्वारा। उन्होंने बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बल दिया था। उसके बाद बात करते हैं एबट वुड रिपोर्ट के बारे में। एबट वुड रिपोर्ट के बारे में वर्ष 1937 में आया था। इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिशें करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की। 2 विशेषज्ञ एक्ट और वुड को व्यावसायिक शिक्षा की समस्या पर सलाह देने के लिए आमंत्रित किया गया था। एबट तकनीकी शिक्षा पर प्रतिवेदन का परामर्शदाता था और वुड जो था वो सामान्य शिक्षा पर। ये आपने याद रखना है। उन्होंने जून 1937 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उनके पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की यात्रा के अनुभवों पर आधारित था, जिसके परिणाम स्वरूप 1944 में अखिल भारतीय तकनीकी परिषद जो थी वो अस्तित्व में आई थी। तो एबट और वुड जो थे, एबट वुड जो रिपोर्ट थी वो किस वर्ष में आई थी? वो 1937 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। सार्जेंट रिपोर्ट जो है वर्ष 1944 में आई थी। भारत सरकार ने शिक्षा सलाहकार
जॉन सर्जेंट के नाम पर इस रिपोर्ट का नाम पड़ा। ये 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा सूत्रबद्ध की गई। इस समिति के अध्यक्ष सर जोगिंदर सिंह थे। इसमें 22 सदस्य थे। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा की समस्याओं पर समग्र रूप से विचार करने का था। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिए स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले जो कमीशन और कमेटियाँ थी जो एजुकेशन से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद जो कमीशंस और कमेटियाँ थी उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ताराचंद कमेटी जो थी वो वह किस वर्ष में आई थी, वो 1948 में आई थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1948 में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि राधाकृष्णन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति व भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग का उद्घाटन जो था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अबुल कलाम आज़ाद ने 6 दिसंबर 1948 को, ये आपने याद रखना है, 6 दिसंबर 1948 को किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 10 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हो गए, डॉक्टर ऑर्थर हो गए, सर जेम्स हो गए, डॉक्टर मेघनाथ साहा हो गए, डॉक्टर कर्म नारायण हो बहल हो गए, डॉक्टर जॉन के टिगरेट हो गए, श्री एन के सिद्धांता जो थे वो सचिव थे। ये आपने याद रखना है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग जो था अभी उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में आया था? 6 दिसंबर 1948 को इसकी नियुक्ति की गई थी। तो ये आपने याद रखना है। इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी वे विश्वविद्यालय शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्यों पर उन्होंने फोकस किया था। शिक्षण स्तर में सुधार के लिए सुधार पर फोकस किया था। अध्यापक के पद और स्थिति में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। पाठ्यक्रम में सुधार के सुझाव भी दिए थे। अनुसंधान और शिक्षण के लिए सुधार के सुझाव दिए थे। परीक्षा में भी सुधार के सुझाव दिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कमीशन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मुदालियर कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो नियुक्ति थी वो 23 सितंबर 1952 को, ये आपने डेट याद रखनी है, 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उपकुलपति थे, वे मद्रास यूनिवर्सिटी के की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की थी। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को अपना रिपोर्ट जो थी वो सौंपी थी। तो ये आपने याद रखना है। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 29 अगस्त 53 को इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सौंपी थी। उनकी जो मुख्य सिफारिशें थी मुदालियर आयोग की, माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, वो जो सिफारिशें थी वो थी कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि 11 से 17 वर्ष की आयु तक 7 वर्ष की होनी चाहिए। इसे 2 स्तरों में बांटा जाना चाहिए, 3 वर्ष का माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर 4 वर्ष का। तो ये जो थी उनकी मुख्य सिफारिशें थी। सभी लड़कियों के स्कूल में गृह विज्ञान के अध्ययन के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, ये भी उन्होंने सिफारिश की थी। उसके बाद हम बात करते हैं दुर्गा भाई देशमुख कमेटी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने मेन जो था वो महिला वुमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था, बल दिया था। उसके बाद बात करते हैं श्री प्रकाश कमेटी। कब आई थी? 1959 में आई थी। 1966 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे बल दिया था। हंसा मेहता कमेटी जो थी वो वर्ष 1961-62 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। कोठारी कमीशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोठारी कमीशन जो है इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोठारी कमीशन। तो भारतीय शिक्षा आयोग जो है जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, 14 जुलाई 1964 को। तो सबसे पहले आपने तो याद रखना है डेट, 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन था, अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब सौंपी थी? वो 29 जून 1966 को उसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सौंपी थी। तो ये आपने याद रखना है। और कोठारी कमीशन की जो मुख्य सिफारिशें थी वे स्कूल पाठ्य में सुधार संबंधी सिफारिशें की थी। उन्होंने कहा था कि कोठारी कमीशन ने पाठ्यक्रम के संबंध में बहुमूल्य सिफारिशें की थी, जैसे कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, शारीरिक श्रम, नैतिक
आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा और पाठ्यक्रम में विविधता की आयोग ने सिफारिश की थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के उच्चतर 2 स्तर होने चाहिए। निम्नतर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं होनी चाहिए। कौन-कौन सी? मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, हिंदी व अंग्रेजी। तो इन त्रिभाषीय सूत्र पर इन्होंने बल दिया था, ये आपने याद रखना है। किस कमीशन ने दिया था? वो कोठारी कमीशन ने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ हमने इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ डिस्कस कर ली जो आज़ादी से पहले की थी और आज़ादी के बाद की थी। अब हम बात करते हैं मोस्ट इसमें वन अब हम एक और टॉपिक जो है आपका बात करते हैं आरटी एक्ट के बारे में, जिस आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष आया था? 2009 में आया था। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है वो 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये आपने याद रखना है। आरटी कहता है ये। आरटी जो है ये मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में ये जो था वो लागू किया गया था। तो आरटी एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ये अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और जो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड जो होते हैं, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उनके लिए जो प्रावधान है वो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाए। तो ये आपने याद रखना है। आरटी एक्ट जो है कब लागू हुआ था पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, लेकिन ये जो अधिनियम था वो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये पारित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। इस टॉपिक को आपने स्टार लगा लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बात पता होना चाहिए NEP 2020। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NEP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है, उसकी जगह पर आई है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आपने इम्पोर्टेंट NEP की फुल फॉर्म होगी। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी प्रदान की गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था वो बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। हिमाचल प्रदेश के श्री रोहित ठाकुर हैं। उसके बाद बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था और 29 जुलाई 2020 को इसे स्वीकृति मिली थी। इस प्रकार भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020। तो एक बात आपने और याद रखनी है, NEP 2020 का जो पैटर्न है वो क्या है? वो 5+3+4 है। तो ये आपने याद रखना है, ये NEP 2020 का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, विश्वविद्यालय, स्कूल, पाठ्यक्रम। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर कौन सा है? तक्षशिला है, पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये आपने याद रखना है। भारत का पहला जो IIT था वो खड़गपुर था। उसी तरह NCERT की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम जो है, एनएलएम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी, इस गठित कब किया गया था, ये 1988 में किया गया था। एनएलएम की फुल फॉर्म होती है नेशनल लिटरेसी मिशन। उसी तरह यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया था कब, 1956 में। एनसीएफ जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये लागू हुआ था 2005 में। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू किया गया था 2001 में। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये आपने याद रखना है। 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन-कौन से थे? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में स्थापित हुए थे। भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, ये आपने याद रखना है। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में शुरू किया गया था। उसी तरह भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अभी कौन है? अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के हिमाचल के कौन है? श्री रोहित ठाकुर हैं। मिड डे मील योजना जो थी वो 1955 में 95 में शुरू की गई थी। तमिलनाडु स्टेट जो थी वो फर्स्ट स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया था, ये आपने याद रखना है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है केवीएस आपको पता है, ये 1963 में शुरू किए गए थे। नवोदय स्कूल जो थे वो 1986 में शुरू किए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो 1986 में शुरू किया गया था। नेशनल ओपन स्कूल एनआईओएस जो था वो 1989 में शुरू किया गया था। उसी तरह डीपीईपी की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था वो 1954 में 94 में शुरू किया गया था। इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ की फुल फॉर्म है, ये 1985 में शुरू किया गया था। तो इग्नू जो था वो शुरू किया गया था कब, 1985 में। इग्नू की फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसी तरह बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिस एनएईपी, ये 1978 में शुरू किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हो गया। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 45 जो है वो कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो से संबंधित है, अनुच्छेद 45 जो है। उसी तरह बात करते हैं आईसीडीएस के बारे में। आईसीडीएस प्रोग्राम जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। उसी तरह एडुसेट जो है, एडुसेट की फुल फॉर्म आपको पता है, एजुकेशन सैटेलाइट है, ये 2004 में लॉन्च हुआ था। और शिक्षा का अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन आरटीए जो है वो 2009 में, ये एक्ट जो था वो आरटीए एक्ट जो था वो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ और कमीशन के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। ये जो कमेटीज़ थी ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन अब जो है वो आपका रिवीजन करने का टाइम आ गया है। तो अब हम रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो में डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं। एक तरह का आपका क्विक रिवीजन हो रहा है, क्योंकि अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, कोई भी सेक्शन ले लो, मैथ हो गया, हिंदी, एचपी जीके, अब उन्हें रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किलें होंगी एग्ज़ाम में भी। तो आपने करना क्या है, जितना भी पढ़ा है तो उसको रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम्स। तो आपने रिवीज़न तो ज़रूरी ही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम रिवीज़न की सीरीज़ भी लेके आए हैं। हर सेक्शंस की अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम एचपीयूपी एंट्रेंस में ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयूपी एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयूपी एंट्रेंस के रिलेटेड 90 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो, आज का जो ये सेशन है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में आपको सभी सेक्शंस की वीडियो देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड हो गया, एचपीजीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपने करना क्या है, अब जितना भी आपने पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, तो आपने रिवाइज़ साथ में ज़रूर करना है, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन होती है। पढ़ते तो जैसे मान लो तैयारी तो सभी करते हैं, पढ़ते तो जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपने पढ़े होंगे, लेकिन रिवाइज़ करना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं। तो जितना बार आप रिवाइज़ करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।